एग्जैक्टली व्हाई यू आर हियर। आप एक बार आप बता सकते हो हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? यस हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, इट्स फ्री कोचिंग है, आपको सबको पता है। वेरी गुड। तो हम अच्छा अभी आप 11th में पढ़ रहे हो राइट? अब 11th के पढ़ने के बाद आप 12th करोगे, एग्जाम दोगे, उसके बाद फिर आप क्या सोचो, आपका क्या पर्पस रहेगा? जो नीट वाले हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, जो जेई वाले हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, राइट? यस और नो? अच्छे कॉलेजेस में जाना हमारा मेन पर्पस है। तो कैसे हम जा सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में? कैसे जा सकते हैं आप खुद सोचो, हम कैसे जा सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में? अगर हमारा सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, अगर हमने अच्छे से पढ़ा है, हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर रहे हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम अच्छे से की है, एकदम फोकस्ड की है, और हम सारा कर पा रहे हैं, ओनली देन ओनली वी विल बी एबल टू, ये सरस्वती सिंह बेस्ट स्कोर करेंगे, राइट? हमारा स्कोर अच्छा होगा तब हम अच्छे कॉलेजेस में जा पाएंगे, राइट? तो हम यहाँ पे ये क्लास, ये पूरा डिजाइन इसीलिए है कि हम आपका हेल्प कर सके इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट कॉलेज। और वो कैसे होगा? जस्ट अभी मैंने बताया, इंप्रूविंग योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और आपका इंटेंस प्रिपरेशन करा सकते हैं जो कि मेनली फोकस्ड किस पे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे, राइट? तो इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। क्लियर है ना इसमें? यस और नो क्लास? यस मैम। यस। अभी कोई बता सकता है सब लोग की कोई किसी का कोई मतलब होता है ना ड्रीम कॉलेजेस जाना? कौन कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं आप लोग? मैम एम्स। एम्स, वेरी गुड। कौन से एम्स? तो पता होगा अभी कितने एम्स हैं, और किस एम्स में जाना चाहते हो? ओके, आप दिल्ली वाले हो तो आप दिल्ली बोलोगे। ओके गुड। कोई और दूसरा एम्स? सारे नीट वाले हैं, जेई वाले कोई नहीं है यहाँ पे? नो मैम। ओके, कोटा जाना, हिमांशु सृष्टि राइट? सृष्टि राइट? आई कैन कॉल यू हिमांशु, फाइन। सो यू सेड समथिंग कोटा, क्या है ये? मैं नहीं समझी। ओके, तो आप लोगों का ड्रीम, मेनली आप लोगों का ड्रीम क्या है? एम्स में जाना, एम्स दिल्ली। ओके, सबसे बढ़िया कॉलेज है मेडिकल के लिए, राइट? तो एम्स दिल्ली में जाना है आपको, पता है ये सर? नो, जैसे मैं आईआईटी धनबाद से हूँ, तो आप लोग का भी ड्रीम है बड़े बड़े कॉलेज जाना। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा आपको इतना मतलब फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो वो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे कि आप अच्छे से कर सको, आप समझ सको, राइट? तो अभी आप सोचो, अवंती फेलोज के बारे में आप लोग को पहले से आइडिया है? ये 2010 से ही रनिंग है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 लाख बच्चों को पढ़ा लिया है, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं। ओके, और आपके ही जैसे बच्चों ने रिजल्ट दिए हुए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। इवन मैं भी गवर्नमेंट, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो भी गवर्नमेंट ही स्कूल है जहां से मैं पढ़ी हूँ, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है? तो आज जैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, वैसे मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के इतना अच्छा किया है, तो आप भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ये है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है, आई कैन शो यू, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, आप लोग दिल्ली के अलग अलग जगह से होंगे, राइट? तो आप लोग कुछ तो बच्चे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के भी हैं क्या? हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पूजा झा, जो कि आपकी सीनियर ही हो सकती हैं, जो कि सेक्टर 10 द्वारिका से है। उसने 2014 में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से पढ़ाई किया था। वो अवंती फेलोज की स्टूडेंट थी। सबसे पहले सी क्रैक्ड नीट, उसने नीट क्रैक किया, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, राइट? तो अच्छा, किसी का ड्रीम है यूपीएससी वगैरह में जाने का, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने का, आईएएस बनने का, यस, आईएफएस बनने का, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का, राइट? किसी का है क्या? यस, बहुत हमारे पास बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। यस, मीन इज सेइंग यस। ओके, वी हैव, और कोई? सबा भी बोल रहे हैं यस, गुड। ओके, मीनाक्षी सेइंग नो मैम, ठीक है, कुछ और करना है मीनाक्षी को? वेरी गुड। दिव्या सिंह, मेरा माय ड्रीम इज टू बिकम ए एमबीबीएस डॉक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास कि और
कौन कौन से बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आयुष का। आयुष ने स्कॉलरशिप लिया था एमआईटी से। किसी को एमआईटी के बारे में पता है क्या? एमआईटी क्या है? नो मैम। नो। अच्छा, किसी को आईआईटी के बारे में पता है? यस मैम। यस। इसका क्या फुल फॉर्म होता है आईआईटी का? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। क्या बोलते हैं इसको? इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, राइट, है ना। उसी तरह पूरे वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है एमआईटी। क्लियर ये चीज सबको? पूरा पूरे आप पूरे कंट्रीज को मिला के बेस्ट कॉलेज को बोलते हैं एनआईटी। एंड आयुष कहाँ के थे? कानपुर के थे। और उन्होंने, यू विल नॉट बिलीव, कि वो रैंक 1 लेके आए इस एमआईटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इसका जो इसमें सेलेक्ट हुए और रैंक 1 से सेलेक्ट हुए। और अभी वो क्या कर रहे हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज एमएल इंजीनियर। एमएल पता है किसी को? एमएल पता है किसी को? मशीन लर्निंग। वो मशीन लर्निंग के इंजीनियर हैं एल्प कंपनी में। एल्प इज अ बिग कंपनी, वेरी बिग कंपनी। सो आप देख सकते हो, लाइक स्टूडेंट लाइक यू ओनली कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। एमआईटी तो ग्लोबल रैंक 1 ही स्कोर्ड। यस और नो? तो आप भी कर सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा एकदम, और बहुत अच्छी जगह पे आप जा सकते हो। जो आपका ड्रीम है उसको आप उसको ला सकते हो, राइट। तो आप लोगों को भी कोई ड्रीम होगा कि बड़ी बड़ी, सारे एनआईटी, सारे नीट वाले हैं यहाँ पे ना, कोई जेई वाले नहीं है। सारे इंडिया में काम करने वाले हैं, कुछ बाहर भी जाने वाले हैं? नो मैम, आई हैव माय इंडिया। गुड। ओके, अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो, वेदांत का। ये वेदांत है, रूरल तेलंगाना से आते हैं। इन्होंने आईआईटी जेई क्लियर किया था एंड उसके बाद आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास पता है आप लोगों को, है ना। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, ये सब 3-4 आईआईटी, कानपुर है, ये सब 4-5 जो आईआईटीज होते हैं वो टॉप आईआईटीज के अंदर आते हैं। और इसके अंदर सीएससी मिलना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलना डिफिकल्ट होता है। आपके पास बहुत अच्छा रैंक चाहिए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, कानपुर वगैरह में ना सीएससी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद उन्होंने कहाँ प्लेसमेंट लिया है? माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट। अभी हम लोग जो पीपीटी कर रहे हैं ना, किस पे कर रहे हैं? जो भी पीपीटी मैं आपको दिखा रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पे दिखा रही हूँ, राइट। आप वर्ड यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करते हो, राइट। एक्सेल यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो। मतलब हमारे लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत योगदान है। लाइक छोटे छोटे काम हमारे लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत आसान कर दिया, राइट। यस और नो? यस मैम। यस, गुड। अभी आप सोचो, ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के अलावा भी एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को हेल्प कर सके। ये बेंगलुरु में एक बोल सकते हो स्टार्टअप का नाम है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को हेल्प बनाने में हेल्प कर रहा है। उस पर ये काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो एक अपनी कंपनी बना सकते हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जो आईआईटीज के फ्रेंड है, उन्होंने अपनी कंपनी खड़ा किया हुआ है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहोगे, आप बस अपने ड्रीम बड़ा रखो, जो आप चाहोगे वो कर सकते हो। बड़ा डॉक्टर बन सकते हो, आप एकदम स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेडिकल फील्ड के बारे में आप लोग को ज्यादा पता होगा, तो आप वो कर सकते हो। जो आप ड्रीम बिग रखो। बस मैं यही बोलूंगी, बड़े बड़े सपने देखो और एकदम एंजॉय करके पढ़ो, मजा आएगा फिर। क्लियर है ये चीज सबको? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? नो मैम। गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा स्टैट्स है आपके सामने, एक छोटा सा रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ कि जो वेदांत अवंती फेलोज में जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये रिजल्ट है कर्नाटका नोडल का। जब हम कर्नाटका जेएनवी में जो बच्चे इनरोल हुए थे, ये नीट का है। आप सब लोग नीट के हो, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 68%, लाइक 68 नहीं, हम उसको 69 बोल सकते हैं, बच्चों ने, जितने बच्चों इनरोल हुए थे और जितने नीट पे बैठे थे उसके रेस्पेक्ट में, ऑलमोस्ट 69% बच्चे ने नीट क्लियर किया था। उसके बाद कर्नाटका सैटेलाइट में ऑलमोस्ट 60% बच्चों ने नीट क्लियर किया था। हिमाचल में लगभग 45% बच्चों, 44.68, अब 45 एवरेज में मान सकते हो, बच्चों ने नीट क्लियर किया था। और अपनी दिल्ली की बात, आप दिल्ली वाले हो तो आप देख सकते हो लगभग ये
आप बोल सकते हो कि 69% है ना। इसमें क्या है, 137 बच्चों ने एनरोल किया था और स्टूडेंट जो है वो अपियर कितने हुए थे, 135 बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें से 93 बच्चों ने नीट को क्वालिफाई किया था। आप देख सकते हैं ओवरऑल का परसेंटेज भी आप देख सकते हो कितना है, ऑलमोस्ट 62% आ रहा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैम फर्स्ट में। यस मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये डेटा तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हाँ किस अटेम्प्ट में हुआ ये मुझे नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम में ही हुआ होगा, क्योंकि ये डेटा क्योंकि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना वो 1 साल 2 साल पढ़ाते हैं, 11th 12th में पढ़ाते हैं, उसके बाद आई थिंक सो हम नहीं पढ़ाते हैं। एक बार मैं क्लियर करूंगी इसके बारे में, बट यस ये डेटा है, वो अवंती फेलोज के स्टूडेंट हैं जिनका ये रिजल्ट है। क्लियर है ये चीज? यस ओके वेरी गुड। चलिए अब क्या, अभी सबसे पहला मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, राइट है ना। तो अभी आपको पढ़ाऊंगी तो मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, मीनाक्षी है, आस्था है, सबा है, निशाद है, खुशी है, जितने भी दिव्या है, जितने भी लोग हैं आप सोचो, राइट, सब लोग, सरस्वती वगैरह जितने भी लोग हैं, ट्विंकल, सब लोग हैं यहाँ पे। अब खुद सोचो कि अब जब तक मैं ये नहीं जानू कि आपका नॉलेज कितना है, आप कितना सब्जेक्ट को समझ रहे हो, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, राइट। मुझे पहले ये जानना पड़ेगा आपका कितना, आपको अंडरस्टैंडिंग है कितनी सब्जेक्ट की, राइट। तो सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उससे पहले ये जान सके कि आपको कितना अच्छे से आ रहा है, तब आपको इफेक्टिवली मैं पढ़ा पाऊंगी, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे टेस्ट करूंगी कि आपको, कैसे जानूंगी कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, बताइए, सोच के बताओ, मैं कैसे जानूंगी? मैम टेस्ट लेके। एग्जैक्टली टेस्ट लेके, हम आपको टेस्ट लेके ही जान सकते हैं। तो अभी हमारा एक छोटा सा हम आपका टेस्ट लेंगे, जो कि होगा 13 नवंबर को, 13 नवंबर को होगा, ठीक है मैम। यस प्लीज बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नो मैम कुछ नहीं। हाँ अभी आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा, बहुत सारा डाउट आएगा, राइट। मनसिका, ओके मैं मनसिका का नाम भूल जाती हूँ, मनोज लिखा हुआ इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं आई विल ट्राई टू रिमेम्बर, ओके। तो अभी इस टेस्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ डाउट होगा कि टेस्ट कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कब होगा, कब तो पता चल गया आपको, राइट। और इसका क्या होगा एग्जैक्टली तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज क्लियर करती हूँ मैं। ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये ऑनलाइन होगा, और इसमें और क्या होगा, इसमें एमसीक्यूज रहेंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, कितने रहेंगे? 20। और केमिस्ट्री के 20, बायो के 20, तो टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, क्लियर है ये चीज? मैम सिलेबस क्या होगा? वेरी गुड, सिलेबस क्या होगा, है ना। तो अभी अब मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, अभी सिलेबस एक बार समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल से कि सिलेबस क्या होना चाहिए और क्या होगा। अभी आप देख सकते हो इसमें 10th 11th सब लिखा हुआ है, राइट। तो थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? 10th के भी चैप्टर, आई एम सॉरी, ओके मैम। या तो अभी अब आप देख सकते हैं बायो में थोड़ा सा 10th का भी आएगा, जो 10th के चैप्टर है वो भी आएंगे और ये चैप्टर्स आएंगे। तो अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं ये करूंगी कि मैं फिजिक्स का आपको बता देती हूँ। तो फिजिक्स में 10th में आपने क्या क्या पढ़ा था? लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, राइट, वो एक ही चैप्टर था। फिर उसके बाद हमारे पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड था, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी था और मैग्नेटिज्म था और सोर्स ऑफ एनर्जी था। तो ये रहेंगे जो 10th के कुछ चैप्टर से वो रहेंगे। और उसके बाद जिसको चाहिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैम ले लिया। ओके सब लोग ले लिए हैं? यस मैम। हाँ सब लोग ले लो, ठीक है। अगर ले लिया हो तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगी। और डन? यस मैम डन। वेरी गुड। अभी कुछ और भी बचा है इसमें फिजिक्स में, वो तो 10th का बताया ना, 11th के वही चैप्टर्स आएंगे जो आपने अवंती फेलोज के क्लासेस में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा आपने? यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, मोशन इन प्लेन पढ़ा है,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, तो ये चैप्टर ही आएंगे और केमिस्ट्री के और मैथ्स के आपके यहाँ पे लिखे हुए, तो आप उसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। ओके, अब भाई क्या होगा, ये टेस्ट तो होगा 13 नवंबर को, जो 13 नवंबर को आपका टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे 2 प्रोग्राम हम बनाएंगे, 2 बैचेस बनाएंगे आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक होगा फोटोन बैच, दूसरा होगा कैटलिस्ट बैच। वेरी गुड, एक होगा फोटो, एक होगा कैटलिस्ट बैच, ठीक है ना। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैम कुछ बच्चों, नहीं बिल्कुल नहीं, जो मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स के नहीं है उनको मैथ्स का नहीं देना है, आपके पास ऑप्शन होगा पीसीएम और पीसीबी, ठीक है। ओके मैम। आपके पास ऑप्शन होगा पीसीएम और पीसीबी, तो आप जो पीसीबी वाले हैं वो पीसीबी चूज करेंगे। आपके पास 2 लिंक आएंगे, पीसीबी के और पीसीएम के, तो फिर अब बायो वाला है तो आप पीसीबी को चूज करो, जो मैथ्स वाले होंगे वो पीसीएम को चूज करेंगे। क्लियर है ना? ओके मैम। ओके, तो आप समझते हैं फोटोन और कैटलिस्ट का क्या डिफरेंस है। तो अब देखो, फोटोन में मेनली वो उसमें होगा जिन बच्चों को लगता है या फिर जिनकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिन्होंने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया है, पर उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को मोर प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। तो उनका क्या होगा, उनके लिए फोटोन बैच में हम ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, कम थ्योरी करवाएंगे। क्लियर है? उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थ्योरी थोड़ी कम होगी। तो फोटोन बैच का पर्पस ये है कि जिन बच्चों को लगता है उनका अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है, उनको प्रॉब्लम्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, तो उसको हम करेंगे किसमें, वो बच्चे आएंगे फोटोन ट्रैक में, फोटोन बैच में, जिसमें हम ज्यादा न्यूमेरिकल करवाएंगे। यस, थ्योरी भी होगी बट उतना डिटेल थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी होगी। क्लियर है ये चीज? ओके, आई थिंक एक डाउट है, पीसीएमबी हो तो अगर पीसीएमबी हो तो राइट, तो शायद आपको फिर दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक बार इस चीज को क्लियर कर लूंगी कि पीसीएमबी हो तो क्या होगा, है ना। तो दोनों लिंक आएंगे, तो आपको अब इकरम आपने दोनों लिया है, मैथ्स बायो दोनों लिया है? यस मैम। ओके, ठीक है, तो मैं बात करके आपको बताऊंगी इकरम, ओके। पर मेरे ख्याल से अगर आप पीसीएमबी दोनों हो तो फिर आपको दोनों लेना पड़ेगा टेस्ट, पर आप ओके, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर करूंगी इसको मैम से आपको, ठीक है। ओके ओके, बहुतों के पास सेम डाउट है, ठीक है, तो इस डाउट को मैं अभी नोट कर लेती हूँ, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, पीसीएमबी वाला यस मैम। क्या है। पर आपके पास 2 लिंक आएंगे, तो हो सकता है आपको दोनों लिंक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ मैथ्स के और बायो के अलग रहेंगे, तो आप कर सकते हो वहां पे, पर एक बार हम चेक करके बताएंगे आपको, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको क्लियर कर लेंगे, 13 नवंबर से पहले ही होगी तो हम आपको क्लियर कर देंगे इस चीज को, ठीक है। मैम फोटोन ट्रैक में क्या होगा? यस, अभी फोटोन ट्रैक में क्या होगा, अभी जस्ट ओके, फोटोन ट्रैक में क्या होगा, इसमें अगर आपको लग रहा है, आप इसमें वो होगा जो बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, थ्योरी अच्छे से आती है, एकदम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा करवाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें वो होगा। और ये है फोटोन बैच का पर्पस, ठीक है। ओके, पीसीएमबी के लिए आप सिर्फ एक टेस्ट दे सकते हो, आप या तो बायो का दो या फिर मैथ्स का दो, चलेगा, कोई भी एक टेस्ट दोगे या चलेगा, आप जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर बायो में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो बायो का पेपर दो, या फिर मैथ्स का ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप मैथ्स का पेपर दो, ठीक है। पीसीएमबी वालों डाउट है अभी? इकरम, हिमांशी? नो मैम। ओके, तो आप जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप उसमें पेपर दो। अगर आपको लग रहा है मैथ्स में आप अच्छा कर सकते हो तो आप मैथ्स का दो, अगर आपको लगता है बायो का अच्छा कर सकते हो तो आप बायो का दो, ठीक है। अब हम चलते हैं ये फोटोन बैच के अंदर, 2 हमारे पास ऑप्शन है, एक है 12 आवर फोटोन बैच और दूसरा है 6 आवर फोटोन बैच। क्या डिफरेंस है दोनों में, एक बार अच्छे से हम समझते हैं इसको। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं बाहर बाहर ट्यूशन वगैरह करते हैं, राइट,
तो आपको लगता है कि आप वीक में कितना टाइम दे सकते हो अवंती फेलोज को? अगर आपको लगता है 12 घंटे वीक में दे सकते हो, मतलब एक दिन में 2 घंटा दे सकते हो, तो आप 12 आवर फोटोन बैच को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप 6 घंटा दे सकते हो पूरे वीक में, मतलब एक दिन में 1 घंटा, तो आप 6 आवर फोटोन बैच को ऑप्ट कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके विशेष पे है कि आप कितना आप टाइम कमिट कर सकते हो। अब क्या होगा, 12 आवर फोटोन बैच में आपके पास टोटल 12 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस ईच सब्जेक्ट के। जैसे आप लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट हैं, तो मतलब एक दिन में 2 क्लासेस? यस, एक दिन में 2 क्लासेस। ये आपका टेस्ट अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में एक डाउट आया था कि मैम क्लासेस आप लोगे या नहीं लोगे। तो क्या होगा, अभी बैच रीसफल होगा, अब टेस्ट होगा, उसके बाद फोटोन बैच बनेगा, कैटलिस्ट बैच बनेगा, 6 आवर के बनेंगे, 12 आवर के बनेंगे। उसके बाद आपको जो टीचर मिलेंगे वो टीचर आपके फाइनल होंगे। क्लियर है ये चीज? ओके मैम। ठीक है, तो अभी नहीं ये फाइनल होगा, अभी मैं लूंगी टिल ये बैच रिसफलिंग होगा, तब तक मैं ही आपकी टीचर हूँ। क्लियर है ये चीज ना? अब 6 आवर में क्या होगा कि आप वीक में 6 घंटे आप टाइम कमिट कर सकते हो। आप 6 घंटे का टाइम दो, एक सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स का 2 क्लास होगा, केमिस्ट्री का 2, बायो का 2। तो ये कंप्लीटली आप पर है। अगर जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं तो आप 12 आवर का बैच, 12 आवर का फोटोन बैच ले सकते हो, या जाते भी हैं तो अगर आपको लगता है आप 2 घंटे डेली दे सकते हो तो आप 12 आवर का भी ले सकते हो। और आप पे है कि आप इसको स्विच भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने 6 घंटा का ऑप्ट किया है और आप 12 घंटा का कर सकते हो बाद में, तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। मैम टाइमिंग क्या होगी इसकी? टाइम आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। ठीक है, आपको टाइमिंग बता दी जाएगी पूरे अच्छे से, आपके मैसेजेस आपके पास चले जाएंगे। पहले बैच रिसफल होगा, उसके बाद पूरा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, ये बैचेस स्टार्ट होंगे 13 नवंबर को, एग्जाम होगा दिव्या, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये रिसफलिंग होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कैटलिस्ट बैच। कैटलिस्ट बैच में क्या होगा कि हम उसमें मेनली ये जो बच्चों का थोड़ा सा लगता है कि हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं किया है, राइट, तो उसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे, बच्चे की थ्योरी अच्छी करेंगे, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये रहेगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कैटलिस्ट बैच में हम बच्चों का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि हाँ बच्चे ने समझा है कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे बेस्ड ऑन द थ्योरी। ठीक है, तो कैटलिस्ट बैच का ये पर्पस है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। तो कैटलिस्ट बैच के अंदर भी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, अब कैटलिस्ट बैच के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे फोटोन के अंदर आपके पास 2 था ना, 12 आवर फोटोन बैच, 6 आवर फोटोन बैच, उसी तरह कैटलिस्ट बैच के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप कितना टाइम कमिट कर सकते हो। अगर आप 12 घंटा कर सकते हो पूरे वीक में, तो आप 12 आवर कैटलिस्ट बैच को ऑप्ट करो। अगर आप 6 घंटे आप कमिट कर सकते हो, अगर आपके पास 6 घंटे का टाइम है, तो आप 6 आवर कैटलिस्ट बैच ऑप्ट करो। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके विश पे होगा। ठीक है, आपको इसके लिए मे बी पूछा जाएगा थ्रू गूगल का लेकर, गूगल फॉर्म से पूछा जाएगा, या किसी भी तरह से आपसे ये पूछा जाएगा, आप अपने विश से ऑप्ट कर सकते हो कि आप कितना टाइम कमिट कर सकते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन वी हैव, व्हाई डू वी हैव 12 आवर एंड 6 आवर क्लासेस फॉर ईच ट्रैक? इसीलिए है क्योंकि आप कितना टाइम कमिट कर सकते हो, राइट? आपने 12 आवर का बैच ले लिया और आप क्लास नहीं कर पा रहे, दैट इज नॉट गुड, है ना? तो आपकी क्लासेस मिस होगी। इससे बेटर है आप 6 आवर का बैच लो, जिसमें आप सारे क्लासेस इफेक्टिवली कर सकते हो। तो ये आपके मर्जी पे है कि आप कितने घंटे कमिट कर सकते हैं। क्लियर है ना? है ना? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा पूरे 2 साल का क्या प्लान है। हम 2 साल में आपको क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। तो 2 साल में सबसे पहले अभी हम लोग 11th का सेकेंड पार्ट स्टार्ट किए करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद पूरा 11th का सिलेबस हम लोग कोशिश करेंगे फरवरी मिड तक कंप्लीट करें। अगर आपका टेस्ट, जो भी आपका फाइनल एग्जाम हो, उससे पहले हम उसको फिनिश करें। उसके बाद हम 12th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे आफ्टर योर एग्जाम, जब आप ग्रेड 12th में जाएंगे। ठीक है, और हमारा यस
मैम टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा? कौन सा टेस्ट? अभी जो 13 नवंबर को होगा वो? यस मैम। यस, 13 नवंबर को जो टेस्ट होगा ना, वो आपका एमसीक्यूज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, अगर आपने बायो लिया है तो बायो के 20, और अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के 20, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके मैम। वो एमसीक्यू ही रहेंगे। किसी और को भी डाउट है क्या रिगार्डिंग एक टेस्ट? नो मैम। ओके, वेरी No. गुड, वेरी गुड। यस, पर ये इस टेस्ट का मैम पर्पस क्या है? इस टेस्ट का पर्पस अभी जस्ट मैंने बताया ना, हम उसको 2 बैचेस में करेंगे, फोटोन और कैटलिस्ट बैच में। ओके मैंने मैम। फोटोन और कैटलिस्ट बैच को अभी आपको एक्सप्लेन भी किया ना। अब हम समझते हैं, आई थिंक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? नो मैम। वेरी गुड, तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो अब हम समझते हैं कि हमारा 2 साल का प्रोग्राम, थोड़ा सा मैंने बता दिया, 11th और 12th के सिलेबस को पूरा कवर करेंगे, उसको फिनिश करेंगे और आपको सिखाएंगे। हम लोग साथ में मस्ती भी करेंगे, पढ़ेंगे, फन करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम लोग वीकली टेस्ट भी रखेंगे। आप लोग को स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, हमारी रिकॉर्डिंग्स भी देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, नोट्स देंगे, आपको वर्कशीट दी जाएगी, आपको डीपीपीस दी जाएगी, और आपको डाउट सॉल्व, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे, आपको डाउट्स आएंगे, राइट? डाउट सॉल्व नहीं होता तो फिर हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि मजा नहीं आ रहा, राइट? जब मजा आता है तो ही मजा, तभी हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आपके डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे हम, जितने भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब आप 12th में जाओगे तो आप लोग ऑब्वियसली फॉर्म डालोगे नीट वगैरह का, जो अगर जेई वगैरह के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो भी एग्जाम्स होते हैं, मेंस वगैरह के, उसके फॉर्म डालोगे तो हम आपको फॉर्म फिलिंग में भी हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो हम उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में, अच्छा आपने अच्छा स्कोर किया, आपने अच्छा रैंक लाया, तो उसके बाद क्या होती है, काउंसलिंग होती है। आप लोगों को शायद पता होगा, किसी के अगर बड़े भाई बहन हैं जिसने अभी कहीं ज्वाइन किया है तो उनको पता होगा कि काउंसलिंग होती है अलग अलग कॉलेजेस की। आप काउंसलिंग में आप अपना स्ट्रीम डालते हो, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो फिर, ओके। जिसको नहीं पता है, यू विल कम टू नो लेटर ऑल्सो। काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है, उसमें सपोर्ट, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे बच्चे, काउंसलिंग क्या होता है, राइट? तो काउंसलिंग में ये होता है, जैसे आपने रैंक लाया, कुछ आपकी रैंक आई, तो आपके पास बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन रहते हैं ना, है ना? तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कॉलेज के में जाओगे नहीं ना, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आएगा, आप डालोगे आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, उसको टॉप पे डालोगे, उस कॉलेज में आप कौन सा, जैसे कि आप बायो वाले हैं तो बायो में अलग अलग स्ट्रीम होता है सब्जेक्ट का, है ना? अलग 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 स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट, आप जिस भी स्पेशलिस्ट में जाना चाहते हैं वो स्पेशलिस्ट का नाम चूज करोगे। उसके बाद सेकंड आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस रहेगा आप उसको चूज करोगे। उसके अंदर भी जो आपको बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, जो आपको, जिस पे आपको जाना है, उसका भी ऑर्डर डालोगे। इस तरह आप करते करते सारे कॉलेज को फिल करते हैं, उसको काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ इनिशियल में फी पेमेंट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो आपके रैंक और आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको वहां पे एक कॉलेज प्लस आप जो भी आपने जो डाला है, आपको बेस्ट लगता है स्पेशलिस्ट, जिस स्पेशलिस्ट में आप जाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आपको ओके लगता है तो आप ओके करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट राउंड होता है, उसमें भी दो तीन चार राउंड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे टाइम पे फी पेमेंट नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं कर पाते, अच्छे से काउंसलिंग का जो भी फॉर्म होता है ऑनलाइन वो भर नहीं पाते, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अभी किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? ये नो मैम। सिलेबस से रिलेटेड कोई क्लास नहीं होगा अब हम लोग। अब हमारा मेन फोकस क्या है कि अभी आपका सिलेबस जो 11th का जो बाकी है उसको पूरा करें, राइट? है ना? पुराना सिलेबस नहीं करेंगे, हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। अच्छा, किसी को कोई भी अगर डाउट हुआ है ना, लाइक मुझे नंबर चेंज करवाना है, मुझे कुछ और करवाना है, कोई भी क्वेरीज हुई, तो आप ये email ID freecoachingdelhi@avantifellows.org पे
आप मेल कर सकते हो, जिसको भी चाहिए फटाफट नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। नाम पता है किसी को अपने फर्स्ट चैप्टर का? यस मैम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड, वेरी गुड, पता है आप लोगों को। चलिए, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में मैकेनिकल एंड ओके, मैकेनिकल आपने कहीं पढ़ा होगा, शायद फिजिकल और केमिकल पढ़ा होगा। मैकेनिकल मतलब मेटेरियलिस्टिक, है ना? उसका शेप, साइज, वो कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट इन द सेंस वो कैसे बिहेव करता है अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो, राइट? तो हम लोग सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? यस मैम। खुशी सेइंग कि सेकेंड टर्म के बाद सिलेबस शुरू से स्टार्ट करेंगे। खुशी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? ओके, अगर आपके देखिए, सबसे पहले हमारा क्या पर्पस है कि जो हमने अभी नहीं किया, अभी आपको वो इम्पोर्टेंट है ना, मैकेनिक जो भी पार्ट 2 का चैप्टर थे वो करेंगे। अगर टाइम बचा तो जो छूट गया है आपका उसको हम जरूर करेंगे, ठीक है? और अगर उसके बाद भी टाइम नहीं बचा तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बीच में फिर हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आपके जो चैप्टर छूट गए हैं उसको हम वापस से आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि वो सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नीट का प्रिपरेशन करना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, उसमें आप उसके लिए तो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी पढ़ाऊंगी, पर हाँ, हम लोग इसको पढ़ाएंगे आपको जरूर। या तो फिर एग्जाम से पहले टाइम मिल गया तो जरूर पढ़ा देंगे, या एग्जाम के बाद टाइम मिला तो हम पढ़ा देंगे, पर अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है? आपको बैच रिसिफल होगा, उसके बाद आपको प्रॉपर टाइमिंग मिल जाएगी, ठीक है शबनम? ओके, चलिए, तो अभी आपको पता है जो मैटर होता है वो कितने तरह का होता है? आपने पढ़ा है ना, बचपन शुरू से छोटे बच्चे से पढ़ रहे हो। 3 तरह के होते हैं, 3 तरह का। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड एंड गैस। तो क्या हम सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं। अगर आपने बुक देखा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लिक्विड ओनली। फ्लूइड क्या होता है? जो बह सकता है, जो फ्लो कर सकता है। फ्लो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है इसका, राइट? है ना? यही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो आप सोचो, आपके आसपास आप कभी भी आप ट्रेन से गए होंगे, अगर कुछ लोग फ्लाइट से गए तो फ्लाइट से गए होंगे, आपने ब्रिजेस देखे होंगे, बड़े बड़े रिवर्स के ब्रिज बने होते हैं। हमारे घर के आसपास भी देखो, हमारे दरवाजे, खिड़कियां, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऑलमोस्ट सब चीज सॉलिड से बना है कि नहीं बना है? यस मैम। यस, आप लोग जो एग्जांपल दे रहे हो, आपका लैपटॉप, आपका टैब, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज सब सॉलिड से बनी है। तो ये सॉलिड के बारे में हम प्रॉपर्टीज जानेंगे ही नहीं तो हम उससे उससे कोई चीज बनाएंगे कैसे, है ना? और अगर प्रॉपर्टीज जानेंगे तो हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो, गलत चीजें ना बने, राइट? कोई डिजास्टर ना हो। अगर बताओ, अगर कोई अच्छे से एरोप्लेन नहीं बनाएगा तो डिजास्टर हो जाएगा, कुछ छोटे से मिस्टेक हो जाएगी तो। अगर अच्छे से ब्रिज अच्छे से नहीं बनेगी तो ब्रिज टूट जाएगी, कुछ जैसे दिक्कत आएगा ना रेलवे में। सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए अच्छे इंजीनियर होने चाहिए, उसके पूरा डिटेल में हमको उसका प्रॉपर्टीज आना चाहिए, राइट? है ना? यस मैम। यस। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? पढ़ेंगे सबसे पहले इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड कैसे बिहेव करता है, ठीक है? अभी इसको डिटेल में मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ये जस्ट टॉपिक के नाम है। दूसरा क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और तीसरा है हुक्स लॉ। और लास्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैम इसमें हम मॉड्यूलर्स नहीं पढ़ेंगे? यस, पढ़ेंगे ना। आपने टॉपिक लिखा नहीं है ना, इसलिए बस वो क्वेश्चन इसके अंदर ही आ जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर सब टॉपिक में आ जाएगा। आप मॉडुलस, राइट? इसकी बात कर रहे हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना?
यस मैम। यस गुड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपने ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा था क्या, रिजिड ऑब्जेक्ट? मैम रिजिड बॉडी किसी को पता है रिजिड बॉडी क्या होता है? मैम रिजिड बॉडी जो है एक जगह पर, जैसे कि उसे ना एक साइड से ना चिपका दिया जाता है, नीचे सेट होती है जो परमानेंट सेट में, लाइक जिसे मैम फर्श पे चिपका दो या उस टाइप से एक जगह इस टाइप। बता दीजिए। मैम रिजिड बॉडी वही तो होती है जिसकी शेप और साइज चेंज नहीं होती। ओके यस, जिसकी शेप एंड साइज चेंज नहीं होती। हाँ, रिजिड बॉडी क्या होता है, जैसे कि आप समझो, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अभी है नहीं रिजिड बॉडी, ये कब दिख रहा है आप लोगों को? यस तो मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, तो इसका साइज चेंज हो रहा है क्या? नो No, मैम। नो अभी मैम। हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा हो रहा है, Yes, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा हो रहा है। तो रिजिड बॉडी वो होता है, आप समझो ये मेरा बॉडी है, ठीक है, दिस इज माय बॉडी। एक मतलब मेरा नहीं, एक बॉडी मैंने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, उस पे मैंने चारों तरफ से फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। और मैं उसके अंदर 2 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ पॉइंट ए है और ये मैं मान लेती हूँ पॉइंट बी है। तो उनका जो बीच का जो डिस्टेंस इनिशियली कुछ था, मान लेते हैं 1 मीटर था, तो फोर्स लगाने के बाद भी अगर वो डिस्टेंस नहीं घटता है ना, तो उस तरह के बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। Distance between the 2 point will not change even after applying the force, है ना? तो अब आप सोचो, इसके पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगी तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो ये रिजिड बॉडी तो नहीं हुआ ना, है ना? अब देखो, ये कैप है ना, इसको मैं फोर्स लगा रही हूँ, देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? यस मैम। क्या हो रहा है? इसका शेप और साइज बदल रहा है। बदल रहा है। तो कोई भी सॉलिड आप लोगे ना, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते हैं, कोई भी सॉलिड। नो सॉलिड इज पॉसिबल जो कि परफेक्टली परफेक्टली रिजिड नहीं होते। नो सॉलिड इज परफेक्टली रिजिड, इलास्टिक मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। कोई भी सॉलिड परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब रिजिड नहीं होता है, क्या होता है? ये सॉलिड क्या है और ये वाला सॉलिड क्या है, राइट? ये अगर रिजिड नहीं है तो क्या है ये हम समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? अगर रिजिड नहीं है तो क्या है? आपने इलास्टिक वर्ड सुना है क्या? यस मैम। क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत समझा के बताओ मुझे, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो खिंचता है। यस, जो जिसको स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना? ऐसे मेरे पास कुछ नहीं है, रबड़ बैंड। हाँ मेरे पास है एक चीज, आप देखो ये बैंड है ना, यस मैम। इसको स्ट्रेच कर पा रही हूँ, है ना? तो ये क्या है? इलास्टिक का एग्जांपल। हमें ऐसा लगता है कि इलास्टिक का मतलब ये होता है, पर नहीं होता इलास्टिक का मतलब ये। फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है। क्या होता है वो समझते हैं। इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी? सॉलिड क्या करता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये मास्क का एग्जांपल, मैंने इसको खींचा, है ना? तो खींचने के बाद अगर मैं छोड़ती हूँ तो क्या आ रहा है, हो रहा है इसके साथ? अपनी पोजीशन वापस आ जा रहा है वो, अपना शेप और अपना साइज में वापस आ रहा है ना। यस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैं अभी बताती हूँ क्या अंतर है इलास्टिक, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में फिजिक्स में समझते हैं इलास्टिक से और रियल वाला फिजिक्स का इलास्टिक से। जो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें इट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है। कब? जब मैंने फोर्स को छोड़ दिया, फोर्स हटा दिया ना, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स नया वर्ड आया आपके लिए, आया ना? ये क्या है मैम? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? अब देखो, मैंने इसको खींचा था, तो मैंने इसके फॉर्म को चेंज किया, तो इस फोर्स को मैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलती हूँ, है ना? इस फोर्स को मैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलती हूँ। जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया तो ये अपना शेप और साइज में वापस से आ गया। क्लियर है ये चीज? यस मैम। मैंने बोला इलास्टिक से मतलब खींचना नहीं होता, कुछ अलग होता है। इलास्टिक का मतलब होता है ये अपने शेप एंड साइज में वापस आएगा। आप खुद सोचो, इसको ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और ये खराब हो जाएगा।
ये एक टाइम के बाद अब देखो ये ऑलरेडी Yes, इसका ma'am. इलास्टिक लूज हो चुका है, इसको काफी दिनों से यूज किया है तो ये इलास्टिक इसकी लूज हो गई है। ये अब एक टाइम के बाद अपना सेफ एंड साइज में वापस नहीं आएगा, ज्यादा मैंने खींच दिया तो, है ना। पर कोई सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा ये ग्लास है, देखो इसको मैं दबाऊंगी तो इसको कितना भी दबा रही हूँ, मतलब एक टाइम के बाद ये अपना पोजीशन में वापस आ रहा है, तो ये ज्यादा इलास्टिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रबर और एक स्टील में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, विच वन इज मोर इलास्टिक। एक एग्जांपल मैंने लिया रबर का और दूसरा एग्जांपल लिया क्या, स्टील का। Steel. तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक लग रहा है, हमें लगता है रबर है ना, लगता है सबको रबर है, यस Yes, मैम। ma'am. पर रियल में स्टील है, क्योंकि रबर को एक टाइम के बाद आप खींचोगे तो वो फिर खराब हो जाएगा, अपना सेफ साइज में वापस नहीं आएगा ज्यादा खींच दिया तो, पर स्टील वापस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको, स्टील वापस आ जाता है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं और फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, उसका डिफरेंस समझ में आया ना, है ना सबको। Yes, Very ma'am. good. तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, क्लियर है। जैसे कि ये वाला मैंने इसको दबाया, अपना शेप में वापस आ गया, दबाया वापस आ गया, इसको खींचूंगी तो भी इसका बढ़ रहा है पर वापस आ रहा है, तो ये भी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या ट्राई कर रहा है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्लियर है ये चीज सबको। Yes, ma'am. इलास्टिक ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब मैं अब सब लोग मॉर्निंग में ब्रश करते होंगे, है ना, सबको दिख रहा है ये, सबको दिख रहा है ये। Ma'am. तो मैं आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग हियर। अब ये क्या है, कॉलगेट है ऑब्वियसली, है ना। अब मैं यहाँ दबा दी, देखो क्या हुआ, ये अपना शेप में वापस नहीं आ रहा ना, No, ma'am. नो Yes. ये गड्ढा हो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। अब मैं वापस ऐसा करूं तो आ जाएगा, पर ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें मैंने फोर्स हटा भी दिया, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रही हूँ ना मैं, जो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रही हूँ उसको हटाने के बाद भी उसमें परमानेंट डिफॉर्म आ जाता है। सबा कोई डाउट है आपको? No, ma'am. ओके तो हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगा रहे हैं उसको अगर हम हटा दें तो उसमें क्या आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, आप समझेंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सॉलिड in which it gets permanently deformed, permanently। yes, और एग्जांपल कोई बता सकता है क्या? मड इसका बेस्ट एग्जांपल है, राइट? Yes, ma'am. यस, इसमें परमानेंटली डिफॉर्म्ड इवन आफ्टर, आई थिंक उधर डिफॉर्म्ड के बाद ईडी छूट गया मेरा, डिफॉर्म्ड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ Forming force. डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी गुड, पुट्टी, यस, मड हो गया, पुट्टी हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो और आप जो कैरी बैग हम यूज करते हैं ना प्लास्टिक वाले, उसको खींच दोगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्म आ जाता है। तो ये सब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सॉलिड को हम किस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट या तो प्लास्टिक। वेरी गुड। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्शियली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, कुछ पार्शियली इलास्टिक होते हैं, कुछ पार्शियली प्लास्टिक होते हैं। जैसे कि पानी का बॉटल, जो कि अभी मेरे टेबल पे नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकती। अब खुद सोचो, पानी का बॉटल ऐसे दबाओगे, शेप बदलाओ, कुछ देर रहता धीरे धीरे वापस आ जाता है ना। तो कुछ पार्शियल में भी आते हैं और कुछ फुली में भी आते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है क्लास? नो मैम। ओके, अभी इस जो हमने भी थोड़ा बहुत समझा ना, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, तो हम थोड़ा इलास्टिक बिहेवियर को समझते हैं विद द एग्जांपल। एक छोटा सा मॉडल है हमारे सामने, स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग, अच्छा स्प्रिंग का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही नहीं। हाँ देखो, स्प्रिंग देखा है सबने? Yes, ma'am. यस, तो स्प्रिंग सब खेला भी होगा, दबाया होगा, खींचा होगा, है ना? Yes, ma'am. ओके गुड। तो जब स्प्रिंग को आप खींचोगे और छोड़ दोगे तो क्या होगा, मतलब हाथ में मत, टेबल पे रख के खींचना और फिर छोड़ देना, तो कुछ देर के बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है ना, नॉर्मल लेंथ पे आ जाता है वो, राइट? Yes, ma'am. यस।
और अगर आप दबाओगे, पुश करोगे, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, फिर अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, अपना हाथ से जो फोर्स लगा उसको छुड़वा दोगे, तो फिर क्या होगा? तो भी वो वापस से नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, है ना? आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा एक मॉडल से, स्प्रिंग बॉल मॉडल से इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अच्छा ये बताइए, जो भी है सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, किससे बने होते हैं? मेटल मैम एटम से। यस, एटम और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। एक एटम होता है या बहुत सारे होते हैं? मैम बहुत सारे एटम, बहुत सारे। एटम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, अभी इसमें भी 1000 और मे बी हजारों में, हजारों लाखों में एटम मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, राइट? कुछ भी आप एग्जांपल लो, बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमने एक छोटा सा स्प्रिंग बॉल मॉडल लिया है। तो स्प्रिंग, अच्छा जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं बताइए? विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है ना। यस मैम। ये छोटा सा आपके पास मॉडल है, जो बॉल यहाँ पे है ना, दिख रहा है आपको ये बॉल? ये जो बॉल है ये आपका शो कर रहा है क्या? एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो ये स्प्रिंग है, सॉरी, ये स्प्रिंग ये क्या शो कर रहा है? केमिकल बॉन्ड। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कप का ही एग्जांपल लिया, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं, कप तो थोड़ा छोड़ो, ये मैं अपना कैप का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। अभी नॉर्मल है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो अटैच है, इसको मैंने एटम माना है, और जो स्प्रिंग है उसको मैंने क्या माना है? केमिकल बॉन्ड। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको कंप्रेस कर रही हूँ, यू देखो, है ना। तो मतलब क्या कर रही हूँ मैं? एटम को अंदर फोर्स लगा के प्रेस कर रही हूँ। अभी मान लेते जब मैंने फोर्स नहीं लगाया था तो उनका जो लेंथ था वो कितना था? आर नॉट, ठीक है। अब जब मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खुद सोचो, कम हो जाएगा, है ना, चिपक जाएंगे ये सब। तो ये लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। मान लेते ये लेंथ आर हो गया, ठीक है। तो आर जो होगा वो आर नॉट से क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। और इसमें जब मैंने दबाया है तो ये दोनों एटम जो है, आप सोचो, ये वाले एटम और ये वाले एटम एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे? बाहर खींचने, धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका क्या टेंडेंसी है? मैं नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊं, नेचुरल लेंथ में आ जाऊं, और ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को। अभी क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। एक दूसरे को रिपेल करके कोशिश करेंगे कि हम एकदम नेचुरल लेंथ में वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। हाँ, वेरी गुड। तो उनके बीच में, एटम के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, है ना। वेरी गुड। अभी मैंने क्या किया ना, अब कोशिश करते इसको खींचने का, इसको मैं खींचने की कोशिश करते, देखो, ठीक है। अब खींचूंगी तो क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब जो एटम एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे? अपनी तरफ खींचने की। तो इस वाले केस में अट्रैक्ट करेंगे। यस, जो आर होगा वो आर नॉट से बड़ा होगा, और उनके बीच में कैसा फोर्स आएगा? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। और जब R इज इक्वल टू आर नॉट होगा, मतलब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो नेट फोर्स 0 होगा उनके बीच में, है ना। नेट फोर्स 0 होगा, मतलब वो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम पता है? यस मैम। केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम नहीं पूछ रही मैं, फिजिक्स वाला। यस मैम। यस मनसिका, राइट? यू वांट मी टू रिपीट? यस मैम। यस। ये स्प्रिंग बॉल मॉडल में क्या मैंने बताया, जो ब्लैक है वो क्या शो करते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स। और जो स्प्रिंग वो क्या शो करता है? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी कोई फोर्स नहीं लगा है, तो मान लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर नॉट। अब मैं एक काम करती हूँ, पहले अंदर की तरफ फोर्स लगाती हूँ, ठीक है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंदर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ। अगर मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगी, उनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। और ये जो एटम है एक दूसरे को क्या करेंगे? बाहर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे ना। तो ये रिपल्सन हो रहा है, राइट। और जब मैं बाहर खींचूंगी, जब मैं बाहर खींच रही हूँ
तो क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर वो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ेगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? जब यस कुछ भी मैम। नहीं हो रहा है तो अभी वो नेचुरल लेंथ पे है, तो इन पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है ना? और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो कोई चीज कैसे मोशन में आएगी? यस, एग्जैक्टली, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई कैसे मोशन में आएगी, है ना? इक्विलिब्रियम मैंने पूछा था ना आपसे, क्या होता है इक्विलिब्रियम? मैम जब कोई नेट फोर्स 0 होता है। वेरी गुड, जब नेट फोर्स 0 होता है ना? तो अभी अभी जो ये अभी नेचुरल पोजीशन पे है, ये जब R इज इक्वल टू R नॉट होता है, तो इसमें हम बोलते हैं नेट फोर्स कितना है, 0 है ना? क्लियर है ये चीज सबको? ओके। अच्छा, अभी मैं ज्यादा नहीं, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पोटेंशियल Yes, ma'am. एनर्जी पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस, पढ़ा है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी क्लास? जो मेरी बॉडी को चलने में हम्म, नहीं याद नहीं है किसी को? किसी को भी याद नहीं है कुछ भी? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी होती है जो एक बॉडी गेन करती है और उसके लिए किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। हाँ, अभी आपने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ड्यू टू इट्स पोजीशन होता है। आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा आपने, P इज इक्वल टू ma'am. mgh पढ़ा होगा, और उस फिर G का वैल्यू डाल दोगे तो फिर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगा। कुछ कुछ तो आपने पढ़ा है, राइट? यस मैम। और Yes, आपने ma'am. ये भी पढ़ा है अभी, जो मैंने इक्विलिब्रियम पूछा, राइट? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा था ना मैंने अभी, है ना? तो आप Yes, याद है ma'am. क्या? किसी को पता है कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल होता है, और अच्छा, मैं आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है, बट मैं एक बार इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल और स्टेबल। यस, ठीक है। तो किस वाले कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है, किस में 0 होता है? इस वाले कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0। नेगेटिव होती है। नेगेटिव, अनस्टेबल हाँ में नेगेटिव। पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रल में न्यूट्रल में 0। 0 होता है। वेरी गुड, ये होता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है? ऐसा ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है? ये होता है आर नॉट डिस्टेंस। क्या होता है? आर नॉट डिस्टेंस, जो नेचुरल लेंथ होता है, आप उससे कम करोगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब ये किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना? स्टेबल में है मैम। यस। अब जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस कम करोगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और उनके बीच में कैसा फोर्स आएगा? रिपल्सन फोर्स आएगा। अभी जस्ट देखा था हमने पिछला क्लास में। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, उनके बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो ये जो लाइन है वो शो करता है अट्रैक्शन वाला, ठीक है? और इसके डिटेल में मैं, अगर अभी नहीं समझ में आया तो वापस से बताऊंगी, आप लोग बताइएगा प्लीज। ये क्या शो करता है? रिपल्सन वाला, रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं दोनों के केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट और देख के समझा सकती हूँ इसको। किसी को नहीं आया है तो प्लीज बताओ, मैं वापस से समझाऊंगी। आप लोग बताइए। मैम ग्राफ एक बार फिर से बताओ। यस, बताती हूँ मैं अभी आपको। ओके, अब क्वेश्चन मत पढ़ना, मैं ग्राफ यहाँ बता रही हूँ, ठीक है? डोंट लुक एट द क्वेश्चन। अभी ये क्या है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, और हमारे पास क्या है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है? एक्स एक्सिस में मैंने पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ किया है, और वाई एक्सिस में हमने आर रिप्रेजेंट किया, मतलब डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया है। किसका डिस्टेंस? दो एटम के बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल है, नेचुरल लेंथ, ठीक है? क्लियर है ये चीज सबको? अब इस वाले कंडीशन में आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव है ना? तो इस वाले पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना? और उसके बाद जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते हैं ना, जैसे जैसे हमने डिस्टेंस को क्या किया, कम किया, ये वाला लाइन देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस कम किया
तो देखो चलो पोटेंशियल मैम। एनर्जी क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होते जा रही है। अगर ये मान लेते 400 है तो ये कितना हो अनस्टेबल हो जाएगा, जाएगी, 200 200 ऐसे घटते जा रहा है ना। अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये इसमें क्या होगा, हमने उनके बीच का डिस्टेंस कम किया तो यहाँ पे कैसा फोर्स आता है, फोर्स ऑफ रेपल्सन का रिपल्शन, फोर्स आता है, आपने देखा था फोर्स ऑफ रिपल्सन आता है, राइट। और आप इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैसा फोर्स आता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स आता है, ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो जो मैंने रेड से यस मैम, बनाया है वो क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन, और जो मैंने स्काई ब्लू से बनाया वो क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमने घटा दिया। कम कर दिया। क्लियर है। दोनों केस में आप देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वो धीरे धीरे किधर जा रहा है, अनस्टेबल की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो यही था हमारा ग्राफ मैम में। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। यस, ओके मैम। ओके। किसी को कोई भी डाउट है आज की क्लास में, क्लास नो नो मैम। नो मैम। नो मेरी मैम। voice ठीक हो रही थी क्या? एक दफा ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ, यस मैम। एमजीएच क्या है? एमजीएच पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आपने 9th ग्रेड में पढ़ा होगा ना। मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज हाइट। ग्रेविटेशनल Okay. पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन था, है ना। ओके जिनको मैम। समझ में आ गया है Yes, वो ma'am. जा सकते हैं, जिनको अगर दिक्कत है तो ग्राफ वाला मैं वापस से एक बार रिपीट करने वाली हूँ, तो रुक के सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से समझा रही हूँ, ठीक है। ये देखो आप लोग, ये मैंने क्या बनाया है, ये अपना वाई एक्सिस है, इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी बनाया है। ये मेरा एक्स एक्सिस, इसमें मैंने क्या डिस्टेंस बनाया है, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में। अभी नेचुरल डिस्टेंस है आर नॉट, तो ये आर नॉट शो कर रहा है, देखो आप। इसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, नेगेटिव है। बुक में शायद Negative. 418 या 496 दिया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं आपके नीट में, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं नीचे, बहुत छोटे छोटे और Yes, अच्छे ma'am. क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ज्यादा टिकड़म वाले क्वेश्चन नहीं आते, आपने देखा होगा पेपर तो। पर हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचो अब क्या किया, Yes, मैंने इसको ma'am. प्रेस किया, दोनों साइड से मैंने प्रेस किया, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम घट जाएगा। जाएगा। तो अब ये दो जो एटम है एक दूसरे कैसे करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, Repel. यहाँ कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सन का। फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो, हाँ रिपल्सन का आएगा। ये अब जब देखो ये डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, ये डिस्टेंस देखो, ये जो मैं बना रही हूँ धीरे धीरे इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो कैसा फोर्स लग रहा है इस पे, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। अब मैंने इसी स्प्रिंग को क्या किया, बाहर खींचा, बाहर खींचा तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा, सोचो, स्ट्रेच। डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। हाँ, डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये दोनों एटम एक दूसरे को अंदर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ताकि नेचुरल लेंथ में आ जाए। तो देखो यहाँ डिस्टेंस मैंने बढ़ाया, देखो डिस्टेंस बढ़ाया तो कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। वापस से ये इसी में आने की कोशिश करेगा, किसमें, जब उसका पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल। नेगेटिव हो और स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? यस मैम। यस। आप मेरी मेरी स्लाइड नहीं दिख रही आप लोगों को, दिख रही है ना? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे और उसके प्रॉब्लम करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहना, मजा आएगा क्लास में। जो डाउट है पूछते रहना, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट। जस्ट thank you everyone, bye bye.